नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह का आज पहला दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने दो सहयोगी कृति मिश्रा और पवन शर्मा के माध्यम से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशिष्ट अतिथि। सौमित्र खान, सांसद लोकसभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शादाब अहमद भी हमारे साथ उपस्थित हैं। चर्चा शुरू करेंगे और एजेंडा जो है बारीकी से जानने के लिए अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ग्राफिक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का एजेंडा क्या रहने वाला है। अगर बात करें आज के एजेंडे की, संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी सप्ताह का आज पहला दिन है। दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में जानते हैं। आज लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच चर्चा तथा मतदान के लिए सूचीबद्ध है। अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने पर विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही ये भी प्रस्ताव करेंगे कि इस पर चर्चा हो और इसे पारित किया जाए। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। चर्चा की शुरुआत 11 दिसंबर को सांसद अजय माकन द्वारा की गई थी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया था। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा के पास। पवन, मोटे तौर पर हमने ग्राफिक के माध्यम से बता दिया है क्या कुछ आज दोनों सदनों के भीतर होने वाला है। लोकसभा की बात करें तो क्या कुछ विशिष्ट जानकारी? प्रतिबिंब, दिल्ली में आज जो है तो कड़ाके की ठंड है। मौसम आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी फॉग है। तो यहाँ तो ठंड बढ़ रही है, पर जो संसद के अंदर है कामकाज अच्छा हो रहा है। पिछले हफ्ते के उत्पादकता की बात करें तो बहुत अच्छा रहा, और क्योंकि ये तीसरा सप्ताह है और ये उस उम्मीद है कि इस हफ्ते भी जो कामकाज है, कार्रवाई संसद की, वो अच्छे तरीके से चलेगी। अगर मैं आज की कार्रवाई की बात करूं तो सबसे पहले लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑबिचुरी रेफरेंसेस हैं। 3 जो दिवंगत सांसद हैं उनको श्रद्धांजलि लोकसभा देगी। उसके बाद जो है प्रश्नकाल रहता है, 20 प्रश्न उसमें लिस्टेड रहते हैं और सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं, कल्चर जो संस्कृति मंत्रालय उससे जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं, फाइनेंस से जुड़े 3 प्रश्न हैं, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है उससे 2-2 प्रश्न जो हैं जुड़े हुए वो हैं। अगर मैं प्रश्नों की अहमियत की बात करूं तो बहुत अहम प्रश्न है। एक प्रश्न है प्रतिबिंब, पहला ही प्रश्न है कि विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, अनूप धोत्रे और डॉक्टर हेमांग जोशी दोनों युवा सांसद हैं। उन्होंने पूछा है कि जो ये कार्यक्रम चलता है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का, वो स्टेट लेवल में उसकी स्थिति क्या है। और उसमें बड़ी बात ये कि हम सभी जानते हैं कि नो योर पार्लियामेंट के तहत जो है और यूथ पार्लियामेंट के तहत यहीं संविधान सदन में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं प्रतिबिंब, और देश के युवा अपने विचार यहाँ पे रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें जो टॉपिक इस बार तय किया गया है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन और विकसित भारत का टॉपिक है। और ये वही टॉपिक है जो प्रधानमंत्री का आग्रह रहता है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, उससे बारे में इन्होंने जानकारी मांगी है। इसके साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो जिसकी घोषणा हुई थी बजट में, उसके बारे में पूछा गया है। ये अभिमन्यु सेठी हैं, उड़ीसा से बीजेपी के सांसद हैं, और साथ में अनिल फिरोजिया उज्जैन मध्य प्रदेश से सांसद है। इन्होंने पूछा है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो चल रही है उसमें उन्होंने पूछा है जो टियर टी और टियर 3 सिटीज़ हैं देश की, मतलब जो जो भारत के जो शहर हैं जिसमें कि आबादी टियर 2 वाले हैं और जो युवा वहाँ के हैं उनको कैसी स्थिति है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि SC STs और OBCs को जो है वो कैसी इंटर्नशिप मिल रही है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है, वही भी युवाओं से और रोजगार से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। इसके साथ
एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है टाइमली रिलीज ऑफ फंड्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। पिछले 5 सालों में इसका डाटा मांगा है। के राधाकृष्णन हैं, सीपीआईएम के सांसद हैं केरल से। उन्होंने कहा है कि जो सर्व शिक्षा अभियान चलता है और जो समग्र शिक्षा अभियान चलता है उसके तहत कितना फंड रिलीज हुआ है अलग अलग राज्यों को, उसकी जानकारी उन्होंने मांगी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिक्षा से जुड़ा हुआ। इसके साथ ही मर्जर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स का प्रश्न है। नारायण दास अहीरवार हैं, समाजवादी पार्टी के जालौन से सांसद हैं। उनका सवाल है कि जो छोटे स्कूल है जहां पे संख्या जो छात्रों की ज्यादा नहीं है उनको बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है और उससे क्या है कि बच्चों के लिए जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय वो दूर हो जाता है। उससे संबंधित उन्होंने जानकारी मांगी है। स्कूलों की संख्या मांगी कि कितने बंद हुए हैं या कितने नए शुरू किए गए हैं, तो ये जानकारी उन्होंने मांगी है। सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। एक अहम सवाल है प्रतिबिंब, वो पूछा गया है मिसिंग ऑफ इंपोर्टेड लेटर्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। संबित पात्रा का सवाल है कि जो प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी है वहां से पहले प्रधानमंत्री जो देश के हैं जवाहरलाल नेहरू, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो मिसिंग है वहां से। ये उन्होंने सवाल पूछा है, इसकी जानकारी मांगी है कि इसकी डिटेलिंग क्या है और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ ही 4 लेबर कोड्स हैं प्रतिबिंब, उससे संबंधित सवाल है। तो ये सीधा लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। तो सभी अहम प्रश्न है। इसके बाद पेपर ले होता है, 8 मंत्री पेपर ले करेंगे। 2 रिपोर्ट भी पेश होनी है। पहली एक बड़ी अहम रिपोर्ट है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं वेणुगोपाल, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो केसी वेणुगोपाल इस रिपोर्ट को रखेंगे। उसके साथ ही कंज्यूमर अफेयर से जुड़ी हुई एक कमेटी है, उसकी अध्यक्षता कनिमोझी करुणानिधि हैं, तो वो भी चेयरमैन है उसकी, तो वो पेश करेंगी। दोनों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। और इसके बाद जो बिल लिस्टेड है, हम कह रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उसके ऊपर चर्चा चल रही है लोकसभा में। पिछले हफ्ते भी इसकी शुरुआत हो गई थी। प्रतिबिंब, सरकार जो बजट तय करती है उससे ज्यादा बहुत सारे आपदाएं और बहुत सारी स्थिति बदलती रहती है देश में, मौसम के कारण, बरसात के कारण, और जो परिस्थिति जन्यवश जो स्थितियां पैदा हो जाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बजट की जरूरत होती है। तो ऐसी अनुदान मांगे हैं लगभग 41,455 करोड़ की 72 अनुदान मांगे, उस पर चर्चा चल रही है। और क्योंकि ये वित्त से जुड़ा हुआ मामला है, लोकसभा में भी पेश होता है, तो जब संसद की मंजूरी मिलती है तभी वित्त मंत्रालय इसको खर्च कर पाता है। और इसके बाद विनियोग विधेयक पेश होगा जब सप्लीमेंट्री डिमांड्स को स्वीकार हो जाएंगी लोकसभा में। उसके बाद जो विनियोग विधेयक है, जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया उसे खर्च करने का परमिशन भी जो है वित्त मंत्रालय को लेनी पड़ती है, वित्त मंत्री लेती हैं। तो उससे संबंधित ये चीजें लिस्टेड है आज। उम्मीद है कि चर्चा होगी और इस हफ्ते भी कार्रवाई जो है लोकसभा की वो अच्छे तरीके से चलेगी। प्रतिबिंब। बहुत बहुत धन्यवाद पवन, बारीकी से जानकारी देने के लिए। सौमित्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सत्र इसलिए भी जो है महत्व रखता है क्योंकि सुचारू रूप से चला है, प्रश्नकाल भी चला है और 2 अलग अलग विषयों पर जो है बहुत ही गहन चर्चा भी सदन के भीतर हुई है। कैसे देखते हैं इस शीतकालीन सत्र को? देखिए, मेरे को तो लगा कि आज एक दिन सांसद के लिए संसद चलना बहुत ज़रूरी है। पिछले शतक में जो हम लोग पिछले सत्ता में जो चल रहा था जी, उस टाइम पूरा हंगामा होके बंद हो गया था। लेकिन मैं ये जो इस सत्ता चल रहा है इसलिए मैंने बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स और हमारा सब मिनिस्टर्स ने और मोदी जी ने और विरोधी पक्ष को भी सबको धन्यवाद देंगे क्योंकि ये जो चल रहा है ना, तो बहुत सारे युवा सांसद जो है वो अपना एरिया का बात बोल पा रहा है। एक दिन में 66 एमपीज आपका 0 आवर में उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 4-5 एक क्वेश्चन का ऊपर 4-5 सांसद ने क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना घंटा चल रहा है, जैसे वंदे मातरम आपका 12 बजे तक चला। आपका हर चीज़ में सांसद में बातचीत होना चाहिए और बातचीत भी होगा, तो इसलिए हर सांसद को गरिमा हो रहा है जो चलो हमारा सांसद अच्छा से चल रहा है। हमारा स्पीकर साहब ने इतने मेहनत करके, इतना मीटिंग करके जो प्लान बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पूरा देश देख रहा है, पूरा युवा देख रहा है, और आज का जो विषय वो भी तो अच्छा विषय है, वो भी चलेगा।
जी शादाब जी, ये कई बार देखा गया है कि विपक्ष की ओर से अलग अलग विषयों पर चर्चा की मांग की जाती है, फिर उस विषय को स्वीकार कर लिया जाता है, उस पर चर्चा भी शुरू होती है, लेकिन जब चर्चा पूर्ण हो जाती है और उस पर जब रिप्लाई देने का अवसर आता है तो बहिर्गमन कर देता है विपक्ष। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई मांग विपक्ष करता है और उसके बाद सरकार उसको मानती है, जी, फिर सीरियसली उसकी डिबेट चलती है, जैसे हमने देखा है वंदे मातरम में और इलेक्शन रिफॉर्म की जो डिबेट हुई है लोकसभा में, और उसमें जो स्पीकर साहब का जो रोल है ओम बिरला जी का, वो बड़ा अहम रहा है उसमें। और अब उसके बाद जब कोई विपक्ष अपने जब सत्ता पक्ष की ओर से जब कोई बात कही जाती है तो विपक्ष को उसको खामोशी के साथ सुनना चाहिए, और अगर मान लो कि उस पर आपत्ति है तो आपत्ति करने का एक तरीका है, उसका विरोध करने का शोर शराबा नहीं हो सकता है, या जो वॉकआउट या जिस तरीके के जो दूसरे रास्ते अपनाए जाते हैं उससे बचा जा सकता है। उसके अलावा क्योंकि जब कहा गया था हाउस में भी इस बात को कि अगर आपको कोई विरोध है तो वो आप दर्ज करा सकते हैं, विरोध दर्ज कराने का तरीका आप बात अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन भाषण के बीच में व्यवधान करना ये मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ठीक नहीं है। जी हाँ, विकसित भारत युवा संसद 2025 ये युवाओं में जो है नेतृत्व जो है उत्पन्न करना और संसदीय प्रक्रिया से उनको जोड़ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनको जोड़ना, ये एक जो है पहल शुरू की गई है। इसमें विषय को लेकर कि ये विषय क्यों चुने गए हैं, इसको लेकर प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाने वाला है। उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी है। और जी, मैं इसलिए प्रश्न देखिए, आप एक बात बोलिए, जो प्रधानमंत्री की जो सोच है जी, जे 2047 विकसित भारत, 2025 विकसित भारत, मतलब क्या होता है, एक नारा होती है। हम लोग वंदे मातरम बोल के ना जितने सारे नारा होते हैं, नारे में एक युवा के एकत्रित हुआ था और इंग्रेज भारत छोड़ो एक नारा था। तो आज युवा यूथ को उठाने के लिए और पूरा सोसाइटी को उठाने के लिए एक नारा होना चाहिए और उसके साथ काम होना चाहिए। जो आज हमारा देश का प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रहा है विकसित भारत, मतलब सब ने सोच रहा है कि हमको कुछ आगे बढ़ना है, हमको कुछ करना है, हम आगे करेंगे। ये जो अपना अपना मन में तैयार है, इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया आगे जा रहा है। आप देखो, आज इंडिया भी हमारा 3rd इकोनॉमिक पोजीशन में भी आ गया, और हमारा काम ही है जो विकसित भारत लेके हर चर्चा में हर जगह में हमारा डेवलपमेंट करना, और हर जगह में डेवलपमेंट हो रहा है। और इसमें जितने सारे बातचीत होते हैं, जितने सारे संसद में चर्चा होगी, तो मिनिस्टर को भी पता चल जाएगा यहाँ पे ट्रेन रुकने से अच्छा होता है, यहाँ पे ये ट्रेन लाइन करने से अच्छा होता है। तो विकसित भारत सब जुड़ के होता है, एजुकेशन सिस्टम से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके सब कुछ एक साथ होते हैं। जी, एक राष्ट्र एक चुनाव भी इसमें पूछा गया कि इस विषय पर को क्यों चुना गया है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि हम सदन की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सदन में जो शोर शराबा थोड़ा सा देखने को मिलता है दोनों सदनों की कार्रवाई में, उसके पीछे एक ये भी वजह है कि देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का चुनाव चलता रहता है, और चुनाव में असर डालने के लिए स्कोर करना जो है वो एक जरिया बन गया है संसद की कार्रवाई। इसलिए एक देश एक चुनाव होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या एक बार एक जो राजनीतिक मामला है वो निपट गया, उसके बाद 5 बरस जो है आप देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए बात करें, चर्चा करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब पार्लियामेंट चलती है तो उसके इर्द गिर्द, मतलब ये मान सकते हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बीच में कहीं ना कहीं किसी राज्य में कोई चुनाव होता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें गेन करने के लिए, वो उसमें असर डालने के लिए पार्लियामेंट उनके लिए एक माध्यम बनाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो जनता का उसमें नुकसान होता है, आम आदमी के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में जो एक चुनाव, ये एक देश एक चुनाव की जो बात चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक माध्यम हो सकता है अगर ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तो काफ़ी इसमें फेसेस बाकी रिपोर्ट्स वगैरह आनी है अभी इसमें, तो आगे जाके देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन ये कि अच्छी पहल है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोक सकता है, क्योंकि जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा पूरे देश में एक साथ, तो उसके बाद फिर सिर्फ जो इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत होगी, चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबलीज हो या नीचे कहीं अगर और भी इसमें नीचे जाएंगे स्थानीय निकाय में,
तो वो देखने वाली बात होगी। तो कहीं ये बात आपकी सही है, जो शोर शराबा हंगामा रोकने के लिए एक ये पहल हो सकती है। जी जी। और अभी हाल ही में एक सांसद महोदय ने कहा भी है कि संसद के भीतर जो विहिप जारी की जाती है वो विहिप जो है बहुत ही कम विषयों के लिए होनी चाहिए। आमतौर पर सांसद को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए कि वो पार्टी की लाइन से इतर भी सदन के भीतर अपने विषय उठा सके। आप एक बार बात बोलिए, मैं पहले एक विषय में जा रहा हूँ, वन नेशन वन कार्ड वन वोट। तो मैंने एक बात है, वन नेशन वन वोट होना चाहिए। आपका देखिए 5 साल में एक सांसद का 5 साल में 4 टाइम्स वोट होते हैं। एक है पंचायत, एक है म्यूनिसिपलिटी, एक है आपका लोकल असेंबली वोट और एक है लोकसभा, फिर छोटा छोटा कोऑपरेटिव भी वोट होता है। तो इतने सारे वोट होंगे तो आपका 90 डेज का जो इलेक्शन कमिश्नर का जो डेवलपमेंट के बारे में रुक जाएगा, तो इसमें कौन कैसे आगे बढ़ेंगे? तो 5 साल में आपका कम से कम 2 साल तक चला गया इलेक्शन में, तो 3 साल में काम करो। तो ये वन नेशन वन वोट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे पैसा का खर्चा एक कैंडिडेट का कम से कम मिनिमम आजकल का दिन में एक असेंबली में 70 लाख तो इलेक्शन कमिश्नर के, उसके बाद भी आधा होता है, तो 70 लाख से खर्चा हो रहा है। ये कितने बार होगा इतना खर्चा? फिर आपका एक वन नेशन वन वोट होना चाहिए। और इसमें हम बोलेंगे जो विरोधी पक्ष को भी, सबसे बड़ा बात है विरोधी पक्ष के लिए अच्छा है, क्योंकि उसका कैंडिडेट कितने बार वोट करेंगे, कितने बार पैसा मिलेगा, कहाँ से पैसा मिलेगा, इतना समझ आ रहा है। और एक बात आप जो बोल रहा था, और एक आपका क्या बोल रहे थे आप डिबेट में, अभी आप एक पर्सन और की बात की, हुई जरिए। देखिए मैं विहिप की बात, देखिए मैंने एक बात बोलूँ, मैंने जो 2014 में, मैं 2014 से जब सांसद बन के आए, तो सांसद बन के आए मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं सांसद में आया, मेरे कुछ बात बोलो। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मैंने देखा बोल पा रहा था, फिर देख रहा था हंगामा हो रहा है। हंगामा तो क्या ऐसे हो रहा है ना, बोलिए एक फेस्टून लेके जा रहा है, एक फ्लेक्स लेके जा रहा है, अंदर में फ्लेक्स में ले जाके स्पीकर का मुख में गार्ड कर दे रहा है, जो मिनिस्टर बोल रहे हैं उसका गार्ड कर दे। एक ऐसे तरीका है आपका, दिखाओ ना कितना आंदोलन करना है आपको, बाहर में दिखाओ। पूरा इंडिया में खाली पड़ा है, पूरा भारत में पार्लियामेंट ही है सिर्फ क्या आंदोलन करने का। ये तो यहाँ पे बोलने का विषय में चर्चा होना चाहिए, ये सब्जेक्ट में चर्चा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो किया है ना उससे भी टाइट होना चाहिए। क्योंकि इसलिए टाइट होना चाहिए, सांसद को जो भी बोलना है नियम से बोलना चाहिए, नियम से करना चाहिए, जो उठाना है विषय वो सांसद नियम से बोले। जी चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा की भी, और सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का। कृति से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ सदन के भीतर होने वाला है। कृति, स्वागत है। और आज पहला दिन है और अंतिम सप्ताह है शीतकालीन सत्र का, और शीत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तो काफ़ी फॉग भी है। सदन के भीतर क्या हाल है? जी हाँ प्रतिबिंब, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के एजेंडे की, जो कि फॉर्मल बिजनेस है, और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कौन कौन सी आज होने वाली हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट आएगी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की आज बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आने वाली हैं। पहली रिपोर्ट आएगी कि इंसेंटिव्स और अलाउंसेस जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है उसके ऊपर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट आएगी, और साथ ही साथ नेशनल सोशल असिस्टेंस जो रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय का है उसको लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो सरकार की है उस पर भी कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी। इसके अलावा अगर हम फॉर्मल बिजनेस की बात करें तो 2 मंत्री हैं सुरेश गोपी, जो कि रिपोर्ट देंगे कि किस तरह से स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर पर्टेनिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके अलावा सतीश चंद्र दुबे रिपोर्ट लाएंगे जो स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस कमेटी के, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है कोल, माइंस, स्टील की, उस पर जो रिपोर्ट आएगी जो मंत्रालय को माइंस मंत्रालय से रिलेटेड होगी। इसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे और मंत्रालयों पर नजर डालें तो सिविल एविएशन, कोल, डिफेंस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जल शक्ति, माइंस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही साथ पावर मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कुछ अगर सवालों पर नज़र डालें तो पूछा जाएगा कि किस तरह से
जो स्टेट ऑफ रिजर्वॉयर है, जो स्टोरेज लेवल्स हैं, उसका क्या अभी फिलहाल जो स्टेटस है उस पर सवाल पूछा जाएगा। साथ ही उड़ान को और उड़ान स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है उसका एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम केजी बेसिन, इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। और एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है उसका कंप्लायंस जो एमएसएमई है, जो सूक्ष्म मध्यम उद्यम हैं, उन पर कैसे ये कंप्लायंस कम किया जा सकता है। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड बेहद अहम सवाल पूछा जाएगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो ये रहा प्रश्नकाल जो मंत्रालय हैं जिनसे सवाल पूछा जाएगा। और अगर हम 2 बजे के बाद की बिजनेस की बात करें तो जो चर्चा पिछले हफ्ते चालू हुई थी राज्यसभा में वो आज कंटिन्यू की जाएगी इलेक्टोरल प्रोसेसेस पे। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 324 प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को सारी अथॉरिटी और पावर्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। तो उसी के तहत ये चर्चा आरंभ होगी कि किस तरह से पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन पर भी फोकस आएगा, किस तरह से और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज सदन में चर्चा होगी। प्रतिबिंब। धन्यवाद कृति, जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। कृति मिश्रा हमारी सहयोगी बता रही थी बारीकी से कि क्या कुछ सदन के भीतर राज्यसभा में विशेष रूप से होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की पावर को लेकर भी जो है एजेंडे में चर्चा जो है सूचीबद्ध है, जिसकी जानकारी हमारी सहयोगी कृति मिश्रा दे रही थी। कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द ही आजकल हम देख रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति चल रही है। जी देखिए, बड़ा अहम मुद्दा है इलेक्शन रिफॉर्म। और क्योंकि 12 राज्यों में SIR भी चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि सब तरफ से चर्चा में है। और ख़ास तौर पे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आने वाले महीनों में इलेक्शन भी होने हैं। जो पश्चिम बंगाल उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेट है और तमिलनाडु दूसरा उसमें स्टेट है। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो बहुत अहम है। और यही वजह है कि जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए विपक्ष भी एक अपना एजेंडा लेकर चल रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत तीखे हमले चुनाव आयोग पर कर रहा है। और जैसा कि हमने लोकसभा में देखा है, अब राज्यसभा में भी कई सारे मुद्दे इस बात को लेकर आए हैं। लेकिन चुनाव आयोग क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है जिसपे मतलब डायरेक्ट एलिगेशन जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाला है। और विपक्ष का जो ये रवैया है कहीं ना कहीं जो मतलब लोकतंत्र के लिए हम कह सकते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को थोड़ा सा बख्शा जाना चाहिए। इन सब चीज़ों जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनसे दूर रखना चाहिए। और ये तो ऐसा हो गया ना कि मीठा मीठा गड़प और जो है कड़वा कड़वा तू तू, क्योंकि आप जब जिन राज्यों में जीतते हैं वहाँ पर भी EVM के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं। और बहुत सारे राज्यों में विपक्ष के सरकारें हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 3 3 बार जो है आप चुनाव जीतते हैं। उसके बाद भी अगर आप कोई चुनाव हार जाते हैं और उस चुनाव आयोग पर उंगली उठाना, जिसकी मान्यता आज वैश्विक रूप से जो है देखी जा रही है, विश्व के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसेस है और किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं और EVM उनके देश में किस तरीके से कारगर सिद्ध हो सकती है। ऐसे में ये प्रश्न उठाना क्या जो है अपने ही जो राष्ट्रीय जो संस्थान है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कितना सही है। मैं वही बात आपको मैंने कहा था कि जब इलेक्शन होता है तो ये जो एक ऐसी संस्था है चुनाव आयोग जो इलेक्शन कराती है जिसका कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। एक स्वतंत्र संस्था है जो इलेक्शन कराती है। जैसा कि आपने कहा जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ EVM नहीं आती, लेकिन जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ पर EVM का या इलेक्शन कमीशन की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कारण बताया जाता है। तो इस चीज़ को बचना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि ये हमारा जो देश है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ पर आप देखिए करोड़ों मतदाता एक साथ यहाँ मतदान करने जाते हैं। और कितने अभी बिहार उसका एक रिसेंटली एग्जाम्पल है जहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ है, जहाँ मतलब बहुत वोटिंग परसेंट भी लगातार बढ़ रहा है। और उससे खासतौर पर जो महिला की जो परसेंटेज है वोटिंग परसेंटेज वो काफ़ी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग को थोड़ा सा हमें और इंडिपेंडेंसी की बात करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है।
और ये जो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं इनसे बचना चाहिए, क्योंकि एक बार अपने में आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी विपक्ष का, कि वो देखे कि चुनाव हारने के कारण क्या है। वो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विषय में शुद्धता बेहद आवश्यक है, उसकी सूचियों में शुद्धता हो तो ये सबसे बड़ा विषय है, और मतदाता सूची शुद्ध हो। जी 140 करोड़ देश में इतना अच्छा शांति से वोट होता है, दो एक स्टेट छोड़ के, तो इतने सारे शांति से जब वोट होता है, जब कर्नाटक विरोधी पक्ष को मिलता है तो बोलते, वो कभी कर्नाटक बेंगलोर में जाके बोला जे ईवीएम खराब है, नहीं बोला। कभी तेलंगाना में जाके बोला जी ईवीएम खराब है, नहीं बोला। देखिए जहां पे जीत जाएंगे तो वहां पे ठीक है, और जहां पे हार जाएंगे तो ईवीएम का दोष है। देखिए 1984 में राजीव गांधी इसके शुरू करने के लिए कोशिश किया, 2002 में ईवीएम आए थे, और उसके बाद 2 इलेक्शन हुआ। 2004 में कांग्रेस आई थी, 2009 में कांग्रेस सरकार आई थी, उसके बाद उस टाइम ईवीएम सब ठीक था। और 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उस टाइम है ईवीएम गोलमाल है। ये खराब है, क्योंकि ये इसलिए खराब है, ये विरोधी पक्ष का जो हलचल मचा रहा है ना, हलचल मचा रहा है, ये पूरा विश्व में इंडिया का जो हम लोग इंडियन का जो हमारा डेमोक्रेसी है, इंडियन का जो वोटिंग बात है, जो इंडिया में बाहर में जाकर गर्व से बोल सकते हैं हमारा 140 करोड़ हमारा एक साथ वोट देता हूँ, वन यूनिटी, जो ये हमारा छवि खराब कर रहा है। अभी अरे भाई देखो ना पीछे, आप क्यों हार रहे हैं? हम लोग क्यों तमिलनाडु में जीता, हम लोग अभी केरल में वोट हुआ, तिरुवनंतपुरम में इंडिया गवर्नमेंट क्यों जीता? क्योंकि इसके पीछे संगठन और छवि चाहिए। जो हमारा एनडीए का नरेंद्र मोदी की जो छवि है ना, अमित शाह जी की छवि क्लियर है, ये पब्लिक के पास में क्लियर है भाई, ये देश को आगे लेके जाएंगे, एनडीए लेके आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सिर्फ ईवीएम पे दोष पे नहीं है, होना चाहिए संगठन में दोष देना चाहिए, उसका क्या गलती है उस देना चाहिए, सिर्फ ईवीएम में बोल के पब्लिक नहीं सोचेगा। जी हाँ, और आज अगर प्रश्नकाल की बात करें तो बहुत महत्व के प्रश्न हैं जिनका जिक्र कुछ मेरे सहयोगी पवन शर्मा ने भी किया है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में लोगों को बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, कौतूहल ज़्यादा है, तो जानकारी भी उपलब्ध हो शायद इस प्रश्न के माध्यम से, और प्रश्न का जो उत्तर दिया जाएगा माननीय मंत्री के द्वारा, तो शायद इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर जो है प्रश्न पूछा जाने वाला है प्रश्नकाल के दौरान, और पूछा जाने वाला है कि राज्यवार कितनी इंटर्नशिप इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। कितना महत्वपूर्ण है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम? देखिए हर क्वेश्चन में पब्लिक को जानना चाहिए, पब्लिक जानने से और भी आगे बढ़ेगी। इंटर्नशिप में हम लोग कहाँ पे कैसे काम करें, हम लोग कैसे बिजनेस को आगे बढ़े, कैसे आपका यूथ ये और भी आगे बढ़े, एक क्वेश्चन का माध्यम से जो मिनिस्टर जवाब देने के बाद और पूरा देश को पता चलेगा, युवा को पता चलेगा कौन स्टेट में कैसे इंटर्नशिप में काम हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री किसने उत्साह दे रहे हैं युवा को बिजनेस में आने के लिए। इसका पब्लिक को भी आना चाहिए। एक युवा हर टाइम चाहते हैं, जैसे बंगाल में हम लोग का एक है, बंगाल में एक टाइप बिजनेस करते थे, अभी हो गया सर्विस चाहिए। ये सिर्फ सर्विस नहीं, हम एक बिजनेस करेंगे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप कोई फार्म खोलेंगे तो हम दूसरा को भी जाना सकता हूँ, दूसरा को भी हम काम दे सकता हूँ। तो इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए पब्लिक को भी जाना चाहिए, युवा को भी जानना चाहिए। जी जी, अलग अलग योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के नाम से जो शुरू हैं, और जो है विकसित भारत का जो एक संकल्प है उसकी सिद्धि के लिए वो योजनाएं खासी कारगर भी सिद्ध हो सकती हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी है। कितनी महत्वपूर्ण है ये? जी देखिए, युवाओं के लिए बहुत अहम ये योजना है, और जिस तरीके से इसकी लॉन्चिंग की गई थी उस वक्त ये देखा गया था, इसमें बहुत युवाओं ने उत्साह दिखाया था। हर स्टेट में इसको लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। अब ये आज ये जो सवाल लगा, इससे पता लगेगा कि इसकी प्रगति क्या है और इसके प्रति जो रुझान है युवाओं को वो किस तरीके को देखने को मिला है, और सरकार का क्या रिस्पॉन्स इसमें रहा है। ये बहुत अहम सवाल है जिस पर आज ये क्योंकि प्रश्नकाल में है, तो हो सकता है इसमें कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे, तो हो सकता है कुछ और नई जानकारी इसमें निकल के आएगी, और जो मंत्री होंगे वो इसमें डिटेल जवाब देंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन ये देश के लिए बहुत अहम योजना है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसके लिए उसके जवाब में सरकार ये स्कीम लेकर आई थी, जिसमें युवाओं ने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया था।
जी। और आजकल जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, पर्यावरण, ये विषय भी जो है खासी चर्चा में है। उसको लेकर भी बक्सर बिहार से एक माननीय सांसद हैं सुधाकर सिंह जी, वो प्रश्न पूछने वाले हैं। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, वैसे तो उन्होंने थर्मल पावर प्लांट को केंद्र में रखकर कि वायु प्रदूषण और धूल उत्सर्जन, फ्लाई ऐश का फैलाव कैसे होता है उसको लेकर है। लेकिन देश भर में भी जो है प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। जिस जो है शहर दिल्ली में संसद चलती है और माननीय संसद अलग अलग सत्रों में एकत्रित होते हैं, वहाँ पर जो है प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भी क्या ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं, देखिए वो ये तो बात सही है। पॉल्यूशन को हम लोग कोई दोष नहीं दे सकेंगे जो पॉल्यूशन की बढ़ रहा है। पॉल्यूशन इसका घटना चाहिए। दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमको लग रहा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करेंगे। अब दिल्ली का पोजीशन ऐसे है, पूरा देश में, पूरा बिहार से भी जितने सारे पॉल्यूशन आके दिल्ली में उपस्थित हो जाता है। लेकिन इसके लिए सोचना चाहिए। आज चर्चा भी शायद होगा, ये हफ्ता में आपका चर्चा भी होगा। लेकिन इससे बचना चाहिए, सबको इसमें लड़ाई करना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष का बात नहीं है, इसमें लड़ाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग कैसे पॉल्यूशन को काम करें, पॉल्यूशन को कैसे रोक दिया जाए, इसमें और भी हम लोग को मेंटेन करना होगा। हम लोग को जैसे सब कुछ में क्लीन हो करना पड़ेगा। जैसे आपका शीतकाल में चासी को भी सोचना चाहिए जो हम लोग आग ना लगाए, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये लोग एक साथ होके तब हम लोग कुछ कर सकेंगे। पॉल्यूशन में रियली हम लोग सब खतरे में है अभी, तो हो सकता है ये भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोच रहा है, तो इसका कुछ आगे करेंगे। पराली को एक बड़ा दोष दिया जाता है, विशेष रूप से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण की बात करें तो उसको लेकर जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जो प्रयास किए हैं, वो कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं और क्या कुछ और किया जाना चाहिए शादाब जी? जी देखिए, जो पराली वाला जो इशू था, जो पिछले कई सालों में हमने देखा है, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें बताया गया कि पराली जो जलने की जो परसेंटेज वो कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद पोल्यूशन लगातार ये देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो गाड़ियों का जो प्रेशर है, जो दूसरी जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है उनमें जो लापरवाही बरती जाती है, ये उसके वो कारण हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम इशू है जो पॉलिटिकल से ज़्यादा मेरे हिसाब से सोशल इशू ज़्यादा बन चुका है। और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी जो दूरियां हैं उनको मिटाकर एक जैसे जिस तरीके से हाउस में एक चर्चा की बात रखी गई है, सरकार भी राजी है पोल्यूशन पे चर्चा कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं सबको अपनी दूरियां मिटाकर जो इसका सॉल्यूशन क्या हो, एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आए जिससे लोगों का राहत मिल सके, लोग अच्छी से हवा में सांस ले सकें। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ दिल्ली में लोग रहते हैं तो वो फेफड़ों की जो बीमारियाँ हैं उन्हें बहुत तेज़ी के साथ पनप सकती है, क्योंकि आने वाले सालों में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो इस इशू पे तेज़ी के साथ काम होना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिलकर काम करना होगा। इसमें जन भागीदारी भी तय करनी पड़ेगी। केवल सरकारों के स्तर पर ये विषय ऐसा है कि सुलझाया नहीं जा सकता। सरकारें अपने कदम उठाएं और जनता जो है वो अपनी तरफ से प्रयास करे, तो मिलकर काम करेंगे तो शायद प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। इस लड़ाई में हम लोग जीत सकेंगे। नहीं, लड़ाई में तो जीतेंगे, क्योंकि हमारा देखिए एक बार 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे तो बोला था शौचालय बनाने के लिए। तो शौचालय देखिए हर पेट्रोल पंप में शौचालय हुआ, उसके बाद हर महिला को सुविधा हुआ, हर आदमी को सुविधा। तो देखिए ये जो मुद्दा है इसमें 100% हम जो पब्लिक और हमारा गवर्नमेंट एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। जरूर अच्छा होगा, कुछ अच्छा नतीजा हम लोग को निकलेंगे। एक साथ लड़ाई करना है। जी, प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में श्रमिकों और कामगारों से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है सौमित्र जी, और ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में हमने बिहार चुनाव देखे और बिहार के संदर्भ में पलायन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। वो उस तरीके से उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बड़ा विषय तो है ही जिसको आज माननीय सांसद भी उठाएंगे और माननीय मंत्री उसका उत्तर भी देंगे। ये लोगों को उनके ही शहरों में, उनके ही कस्बों में, उनके ही राज्य में किस तरीके से रोजगार मुहैया हो, कितनी बड़ी आवश्यकता है।
ये तो बहुत ज़रूरी है, जो आपका अपना घर का सामने काम मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन ये भी बात सही है, जैसे कुछ स्टेट का टेंडेंसी रहता है, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल बिहार को ऐसे कुछ टेंडेंसी है, मैं मानना पड़ेगा, मैं मान रहा हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस छोड़ के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सर्विस में ध्यान देते हैं जी। तो सर्विस में ज़्यादा ध्यान देने के बाद क्या कि पढ़ाई करने के बाद हम लोग ज़्यादा दूसरा स्टेट में जा सकता हूँ तो दूसरा स्टेट में चल जाते हैं जी। तो बिहार में देखिए, बिहार में बहुत आगे बढ़ रहा है। बिहार ने इतने सारे IAS IPS जितने सारे आप देखिएगा तो बिहार का ही है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS आप देखिएगा तो बहुत सारे बिहार का ही है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। और नीतीश कुमार जी, हमारा नीतीश जी जो हमारा चीफ मिनिस्टर, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। शायद अच्छे और भी होना चाहिए। और हम लोग जो युवा है, हमें सबको ही बोलेंगे अपना खुद भी बिजनेस करना चाहिए। तो ये मानसिकता चेंज हो जाएंगे तो ठीक है। जैसे गुजरात, जैसे मुंबई, ये लोग अपना सोचते हैं कि हम लोग बिजनेस करेंगे। हम लोग सोचते हैं बिहार और आपका पश्चिम बंगाल का सोचते हैं कि चलो हम लोग अच्छे पढ़ाई करके हम लोग बिजनेस मतलब नौकरी करेंगे। तो बात यही है। जी जी, ये दो तरीके का पलायन होता है शादा भाई। एक तो राज्यों की ओर और दूसरा देश से अलग अलग देशों की ओर। दोनों और ध्यान देने की आवश्यकता है क्या? और इस प्रकार के जब प्रश्न सदन में सांसद के माध्यम से उठते हैं तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी देखिए, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पलायन, बिहार का जो देशी पलायन जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आपने कहा कि देश के एक राज्य से दूसरे राज्य, अंतर्राज्यीय से कह सकते हैं, और जो दूसरा जो पलायन है, जो यहाँ से जो प्रवासी जो दूसरे देशों में, खासतौर पर खाड़ी देशों में या दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, और ये समस्या शायद बिहार की नहीं, दूसरे राज्यों में भी है ये। तो इसके लिए एक बिहार में एक जो मॉडल जो सरकार जो शायद अपनाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी जिसको लोगों ने पसंद किया है कि हर ज़िले में एक फैक्ट्री खोली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा उपाय हो सकता है लोगों का पलायन रोकने के लिए, उसको अपने ज़िले में काम देने के लिए, क्योंकि इस मैंडेट के ऊपर जो वोट भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर अपनी जो रूपरेखा आने वाले टाइम में या आने वाले बजट में, जो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट आएगा, उसमें वो बताएगी कि किस तरीके से इस पर काम करेगी। लेकिन ये बहुत अहम ये योजना, जिस पर मतलब खास तौर पर जब ये चुनाव थे तो उस टाइम में ध्यान दिया गया। भले से पलायन के इशू अपोजिशन ने उठाए, लेकिन इसका फ़ायदा जो है पूरे तरीके से बीजेपी और जो JDU है या NDA है, उसने इसको उठाया और उस मुद्दे को वो चुनाव में अपने पाले में लेकर आ गए। और इसका वजह एक यही थी कि उन्होंने ये नारा दिया था कि हर ज़िले में एक फैक्ट्री खोली जाएगी। और अगर ऐसा होता है, धीरे धीरे अगर ये स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, तीसरे ज़िले में जो वहाँ की जो लोकल जो चीज़ें हैं उसको लेकर कोई फैक्ट्रियाँ खुलती हैं या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज छोटी मोटी भी अगर आती हैं, तो ये पलायन रुक सकता है। और हम देख रहे हैं कि सौमित्र जी, दिल्ली मुंबई की जो जीवन शैली है और अलग अलग राज्यों की जीवन शैली में अब तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा फासला नहीं रह गया है। तकनीक की वजह से ऐसा लगता है कि पूरा देश जो है एक दूसरे से जुड़ गया है। तो अगर थोड़ा सा और प्रयास किया जाए तो ये संभव है कि रोज़गार जो है लोगों को उनके ही राज्यों में, शहरों में, गाँव में मुहैया हो सके। देखिए, एक बात होता है ट्रांसपोर्ट जी। जो पहले क्या होते थे, पहले ट्रांसपोर्ट का रास्ता नहीं था। रेलवे जो ट्रांसपोर्ट है वो भी थोड़ा सा कम था। अभी ऐसे हो गया, जब दिल्ली में काम करके सुबह में आया, दिल्ली में काम करके फिर लौट जा रहा है, बिहार क्या पटना जा रहा है, क्या कोलकाता जा रहा है, क्या बेंगलोर जा रहा है। तो सबसे बड़ा होता है ट्रांसपोर्ट हो रहा है आगे। तो ट्रांसपोर्ट का साथ साथ हमको लग रहा है इंडस्ट्री भी, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रहा है। जैसे गूगल अभी आपका चेन्नई में खुल रहा है, तो अभी और भी आगे जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट एक ही कारण है बाहर जाने का, आने का जी। तो इसलिए सब स्टेट को एक हो रहा है, पूरा एक स्टेट इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको एक साथ विकसित भारत करके सबको एक साथ आगे जा रहा है। तो इसलिए अभी स्टेट का और भी नज़दीक हो जाएगा। हमने देखना है कि इस सरकार ने जो है जनजातीय क्षेत्रों में किस तरीके से विकास की बयार पहुंचे और जनजातीय लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, उसके लगातार प्रयास किए हैं। लेकिन जनजातीय पर्यटन को लेकर क्या कुछ किया है, उससे जुड़ा हुआ भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछा जाने वाला है। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? आप कभी सोचा था चेनाब ब्रिज होगा?
कश्मीर में डायरेक्ट ट्रेन जा रहा है दिल्ली से। आज चेना ब्रिज होगा, जनजाति, ये तो पर्यटन का काम है ना जी। जितने सारे पर्यटन तो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, जितने सारे काम होगा, ये ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और ट्रांसपोर्ट का साथ आगे जाएंगे तो और भी टूरिज्म बढ़ेगा, और जितने सारे टूरिज्म बढ़ेगा उतना हमारा जो बस्ती है उसका रोजगार आएगा। तो आज पहाड़ में कोई भी खाने के लिए किसी का तकलीफ नहीं होता है। क्या आपका जो समुद्र साइड में जाइए, आपका सी साइड में जाइए, उसमें भी खाने के लिए तकलीफ नहीं है, क्योंकि सबका जैसे लग रहा है एक साथ हो गया। इसका वजह एक है, आगे बढ़ो और विकसित भारत। जी, ये शादाब भाई, जो जनजातीय पर्यटन में थोड़ी सी एक सीमा यह है कि जनजातीय हमारे जो भाई बहन हैं वो एक थोड़ा सा दूरी बनाकर चलते हैं, क्योंकि उनका वो अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं। वो भी एक चुनौती है क्या जनजातीय पर्यटन के क्षेत्र में? जी देखिए, जो जनजातीय जो पर्यटन है ये एक बहुत अच्छा एक मतलब विकास के लिए या देश के विकास के लिए बहुत अच्छी योजना साबित हो सकती है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग बांसवाड़ा रही है, राजस्थान में, जो ट्राइबल एरिया है, डेंस ट्राइबल एरिया है। लेकिन जो वहाँ की जो खूबसूरती है, जो वहाँ पर एक 100 आइलैंड्स है माही नदी में, जो बड़ा खूबसूरत उसको होते हैं, और लोग उदयपुर से और बहुत दूर दूर से वहाँ पर गुजरात से लोग देखने के लिए आते हैं, खासतौर पर बारिश के मौसम में। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जब मैं गया था तो वहाँ पर भी काफ़ी ट्राइबल्स हैं, और ट्राइबल एरिया के अंदर बहुत खूबसूरत जगह हैं जिनको डेवलप किया गया है, जहाँ पर जो लोग अब आने जाने लगे हैं, और ट्राइबल्स भी समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं अगर उनको आगे बढ़ना है तो इसको लोगों को अंदर आने देना पड़ेगा, जो उनके जो एरिया है उसके अंदर, और वहाँ पर उनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए, या वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं भी जैसे अभी हम नागालैंड गए थे तो नागालैंड में भी इस तरीके के ट्राइबल्स हैं जहाँ पर जो वाइल्ड एप्पल्स वगैरह ये खिलाते हैं वहाँ पर, और जो खान पान की जो चीज़ें हैं वहाँ पर वहाँ मिलने लगी है, ठहरने का भी थोड़ा सा इंतज़ाम होने लगा है। तो ट्राइबल्स जो टूरिज़्म है ये एक अहम रोल साबित हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं अपने इंडिया में, गुजरात उसमें है, MP है, राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो ऐसे सब मिला के एक हो सकता है एक बड़ा अच्छा ये साबित हो सकता है। जी हाँ, पर्यटन जो है रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जी, अभी आसाम से और आपका नॉर्थ ईस्ट है, अभी दिल्ली में ज़्यादा काम करने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि आसाम में इतने सारे फैक्ट्री लग रहा है, तो सब आसाम में काम कर रहे हैं, गुवाहाटी में। जी, आप देखिएगा गुवाहाटी में 2-3 साल पहले, 5 साल पहले जो आते थे, आज आप देखिएगा जो गुवाहाटी का आदमी आपको दिल्ली में मिलेगा नहीं, जी, क्योंकि वो एकदम गुवाहाटी में, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे काम कर रहे चीफ मिनिस्टर। तो इसी टाइम में हर जगह में जनजाति ने बहुत अच्छे काम। और सबसे बड़ी बात है कि जनजातीय जो हमारे भाई बहन हैं वो ज़्यादातर हथकरघा से जुड़े हुए हैं। और हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए खासा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उनको बाजार मुहैया कराया जा रहा है, अलग अलग फेस्टिवल भी आयोजित किए जा रहे हैं, और विदेशों में भी भेजा जा रहा है उनको। तो प्रयास अपनी तरफ से है, और प्रयास जो है संसद के माध्यम से भी लगातार होते रहने चाहिए, प्रश्न जो हैं उठते रहने चाहिए, उनके समावेशी उत्तर जो हैं मिलने चाहिए, न केवल सांसद को, और सांसदों के माध्यम से देश भर को भी पता होना चाहिए प्रश्नों के माध्यम से कि क्या कुछ हो रहा है। आप दोनों आए, आपको तो सौमित्र जी संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा, और शादाब भाई आपको कवरेज के लिए जाना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालय से कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अकोला महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे युवा मामले और खेल मंत्री से विकसित भारत युवा संसद से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। विकसित भारत युवा संसद 2025 पहल के अंतर्गत चर्चा के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव और विकसित भारत विषय को चुनने के पीछे का औचित्य जानना चाहते हैं माननीय सांसद। भद्रक उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभिमन्यु सेठी कॉरपोरेट मामलों के मंत्री से पीएम इंटर्नशिप योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के शुरू होने से लेकर अब तक इसके अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी इंटर्नशिप ऑफर की गई हैं, अप्रूव की गई हैं, स्वीकार की गई हैं, और कितनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं। बक्सर बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को चौसा बिहार के बक्सर में थर्मल पावर प्लांट
के वायु प्रदूषण, धूल उत्सर्जन, फ्लाई ऐश का फैलाव, पानी का उपयोग और अपशिष्ट निपटान जैसे पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के बारे में जानकारी है? यदि है तो विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष या सारांश क्या है? बेलगांव कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदीश शेट्टर पर्यटन मंत्री से कर्नाटक स्थित शबरीकोला गांव के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की कर्नाटक के बेलगावी जिले की रामदुर्ग तालुका में स्थित पवित्र गांव शबरीकोला को उसके पौराणिक महत्व को देखते हुए विकसित करने की कोई योजना है? यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है? सुपौल बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत श्रम और रोजगार मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा बिहार सहित सभी राज्यों में यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि क्या श्रमिकों और कामगारों को उनके गृह जिले राज्य में ही रोजगार मिले ताकि उनका पलायन कम से कम हो सके। कंधमान ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत कुमार पाणिग्राही कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को डिजिटल प्रतिस्पर्धा नियम 2025 को पुनर्निर्धारित किए जाने के अनुरोध के प्रस्ताव के बाद ओडिशा के हितधारकों सहित विभिन्न हितधारकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है? यदि हुई है तो ब्यौरा क्या है? अल्तुर केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद के राधाकृष्णन शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में देश में राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय बंद किए गए हैं और इन्हें बंद किए जाने के कारण क्या हैं? गोड्डा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर्यटन मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने झारखंड राज्य में जनजातीय और नृजातीय विषयक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि उठाया है तो राज्य में जनजातीय और नृजातीय विषयक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवंटित की गई और उपयोग लाई गई निधियों सहित कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? अनकापल्ली आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर CM रमेश वित्त मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश में कोई इंश्योरेंस जागरूकता और फाइनेंशियल लिटरेसी अभियान चलाए गए हैं? तेनी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद तमिल सेल्वम थंगा शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या ये सच है कि सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के मकसद से देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु स्वीकृति दी है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? जालौन उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या विभिन्न राज्यों में कम संख्या में छात्रों वाले कई सरकारी स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मिला दिया गया है? यदि ऐसा है तो इसका ब्यौरा क्या है? धनबाद झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुलू महतो संस्कृति मंत्री से जानना चाहेंगे कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग जैसी सरकारी योजनाओं के तहत देश भर में कल्चरल मैपिंग पहल की राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रवार और जिलावार तथा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में और ओडिशा के भद्रक और बालासोर जिलों में अब तक प्रलेखित सांस्कृतिक स्थलों, कलाकारों और पारंपरिक पद्धतियों की संख्या कितनी है? पूरी ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संबित पात्रा संस्कृति मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने संग्रहालय में मौजूद डॉक्यूमेंट्स का सालाना ऑडिट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है? यदि बनाई है तो ब्यौरा क्या है? हिंगोली महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद नागेश बापूराव अष्टीकर पाटिल शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिंगोली जिले में उच्च शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की भारी कमी है, जिसमें टेक्निकल, वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स में सीटों की संख्या भी सीमित है, जिसके कारण छात्रों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है?
परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री से पूछेंगे कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लागू होने की मौजूदा स्थिति क्या है और अब तक स्थापित किए गए ट्रेनिंग सेंटरों, चलाए गए कोर्सेज और प्रशिक्षण भागीदारों का ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में उक्त केंद्रों की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। और अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें नागर विमानन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 4, जल शक्ति मंत्रालय और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय से 2, कोयला मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछे जाने वाले सूचीबद्ध हैं। आइए नजर डालते हैं पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल का प्रश्न सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या सरकार महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु 33% हरित क्षेत्र की आवश्यकता को प्रत्येक भूखंड के लिए अलग अलग लागू करने की बजाय सामूहिक रूप से पूरा करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है, ताकि अनुपालन का बोझ कम हो सके। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मयंक कुमार नायक का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। पिछले 3 वर्षों के दौरान एयर सेवा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की वर्तमान संख्या कितनी है। क्या सरकार ने हाल ही में एयर सेवा की शिकायत निवारण प्रणाली के प्रति यात्रियों की संतुष्टि का कोई आकलन किया है। उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल का प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से। 15 नवंबर 2024 की तुलना में 15 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार देश के 150 प्रमुख जलाशय में वर्तमान भंडारण का स्तर कितना है। क्या इस वर्ष रबी की बुआई के लिए किसी राज्य को जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सामिक भट्टाचार्य का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। प्रश्न है, क्या अशोकनगर तेल क्षेत्र परियोजना के लिए संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और 24 फरवरी 2025 को पेट्रोलियम खनन पट्टा प्रदान किए जाने के बाद से इसमें अद्यतन प्रगति कितनी हुई है। क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने स्वीकृत एकीकृत क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य शुरू कर दिया है और अब तक इसकी विशिष्ट उपलब्धियां क्या हैं। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदित्य प्रसाद का प्रश्न कोयला मंत्रालय से। देश में वर्तमान में चल रही और प्रस्तावित कोयला गैसीकरण और कोयला से रसायन परियोजनाओं की स्थिति क्या है और उनके शुरू होने की संभावित समय सीमा क्या है। कोयला गैसीकरण आवंटन नीति के अंतर्गत अब तक आवंटित कोयले की कुल मात्रा कितनी है और इस आवंटन से परियोजना की किस सीमा तक वास्तविक प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा का प्रश्न खान मंत्रालय से। क्या सरकार ने सोनभद्र और गाजियाबाद जिलों में रेत के अवैध खनन संबंधी हाल की रिपोर्टों के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में लघु खनिज निष्कर्षण नियम के अनुपालन की समीक्षा की है? यदि की है तो उसका ब्यौरा क्या है। बीते 3 वित्तीय वर्षों में राज्य में जिला खनिज फाउंडेशन के अंतर्गत कितनी राशि एकत्रित की गई है और दिसंबर 2025 तक उसकी उपयोगिता की स्थिति क्या है। आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद मेधा रघुनाथा रेड्डी का प्रश्न संसदीय कार्य मंत्रालय से। क्या सरकार ने शिक्षा या जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से संसदीय प्रक्रियाओं में जनता को सम्मिलित करने के लिए पहल शुरू की है? यदि की है तो उन कार्यक्रमों और उनके लक्षित श्रोताओं का ब्यौरा क्या है। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। लेकिन थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।